आदाब, मैं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में लाइव हाजिर हुआ हूं। बात करूंगा इजराइल और फिलिस्तीन के मसले पर। जहां इजराइल और फिलिस्तीन का मसला पूरी दुनिया के लिए तवज्जो का मरकज बना हुआ है। कल फदील अहमद साहब हमसे जुड़े थे। उन्होंने एक बात कही थी कि कैसे मुमकिन है कि एक तरफ बमबारी हो और दूसरी तरफ बातचीत हो। पहले बमबारी रुके, उसके बाद बातचीत हो। जब तक ये नहीं होगा, जाहिर है कि बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकती। और फिर दादागिरी दिखा करके आप अपने आप को फाते तस्वुर कर लीजिए कि हम तो जंग जीत गए और दुनिया में डंका बजाइए। तो ऐसे में जाहिर है कि कहां ऐसे में बातचीत किसी नतीजे पर पहुंच सकती। यह सही है कि गजा में 60,000 से ज्यादा लोगों को मार दिया गया। यह सही है कि फिर सीज फायर के दौरान अटैक किए गए। यह सही है कि वहां खाना पानी ये सब रोक दिया गया। लेकिन क्या हौसले पर भी आप काबू पा सके? बताएं नेतन्याहू जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं कि क्या आप लोगों के हौसलों पर भी ताला लगा सकते हैं? क्या जो परवाज है उसको रोक सकते हैं? क्या नहीं रोक सकते। और यह बात साबित हो गई। और आप सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी और अपनी जान बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये आपके लोग कह रहे हैं, इजराइल के लोग कह रहे हैं। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ गए, मैं उन्हें स्क्रीन पर लाऊंगा। आज बहुत देर तक बात नहीं करूंगा, लेकिन ये आप देखिए, आज हमास ने साफ साफ कह दिया कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम सरेंडर कर दें और आप दुनिया में ढिंढोरा पीटे कि हमने जंग जीत ली, तो ऐसा मुमकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। साफ साफ जो तजवीज थी उसे खारिज कर दिया गया, उसे नकार दिया गया। आप देखिए, हमास ने किया बड़ा ऐलान, सीज फायर तजवीज को खारिज किया। अब यह कहा जा रहा है कि नेतन्याहू ने भी कमर कसी। तो नेतन्याहू की कमर ढीली कब थी? कब नेतन्याहू कमर नहीं कसे हुए थे? और क्या कोई मौका उन्हें हाथ से जाने दिया? नहीं जाने दिया। लेकिन नतीजा क्या हुआ? क्या अपने कैप्टिव छुड़ा सके? अपने बंधकों तक पहुंच सके? ये दुनिया के सामने एक सवालिया निशान लग गया। हमारे साथ सीनियर एडवोकेट शाहिद अली साहब भी जुड़ गए हैं, मैं उन्हें स्क्रीन पर लाऊंगा। और हमारे सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट मैं शाहिद अली सिद्दीकी साहब को बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप सीनियर एडवोकेट हैं और मुख्तलिफ मौजूआत पर बोलते रहते हैं। वक्फ के मामले को भी आप बड़ी गर्मजोशी के साथ उठा रहे हैं। कल इनकी PIL पर सुनवाई भी है, वक्फ अमेंडमेंट कानून बिल को लेकर के, उसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं। मैं इनका इस्तकबाल करता हूं। और शाहिद अली साहब इंटरनेशनल इशू पर भी बात करते रहे हैं। मैं अब जोड़ रहा हूं हमारे साथ सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट जनाब फदील अहमद साहब जुड़ गए हैं, मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूं। फदील अहमद साहब नेशनल, थोड़ा सा अपना हेडरूम कम करिए, जरा मोबाइल नीचे करिए, बहुत ज्यादा नीचा हो गया आपका। शाहिद भाई आपसे कह रहे हैं। शाहिद भाई थोड़ा सा वो, हाँ थोड़ा ऊपर, हाँ ये ठीक, अब ठीक। शख्सियत थोड़ी दबी दबी लग रही थी, जितनी भारी भरकम है ना उसमें बीच में तो थोड़ा ऊंचा दिखना चाहिए। तो हाँ, शख्सियत जो है फदील भाई, देखो पॉलिटिकल एनालिस्ट है, वो समझ गए क्या फर्क पड़ता है। ये तो प्यार है। तो हमारे साथ जी आप तो दो खास मेहमान हमारे, मैं फदील भाई के बारे में बता रहा था कि पॉलिटिकल एनालिस्ट है, जो लोग
सुनते रहते, पिछले 18 महीने से लगातार हमसे बातचीत कर रहे हैं इस इशू पर। उस पर बड़ी गहरी नजर है, मिडिल ईस्ट और खास तौर से जियो पॉलिटिक्स जो है, और बिल्कुल पॉलिटिकल बात करते हैं। यानी वो ये भी मौका नहीं देते किसी को कि उनकी बात से कोई दूसरा फायदा उठाए। मैं समझता हूं उस बात को, और मैं समझता हूं कि यही सूझबूझ होनी चाहिए, यही हिकमत अमली होनी चाहिए। वो सब जानते हैं कि क्या हो रहा है, फदील साहब सब समझते हैं क्या हो रहा है, लेकिन कई जगह मैं जानता हूं कि वो किस वजह से क्या बोलते हैं, और मैं इस चीज को अप्रिशिएट करता हूं, क्योंकि मुझे भी अंदाजा है बकौल मीर अनीस की हर सौखन मौका हर नुक्ता मकाम दारद। दानिश्वर वही है कि जो जाने कि कौन सा नुक्ता कहां लगाना है और कौन सी बात कहां कहनी है। अगर इतना शऊर नहीं है तो कितना भी पढ़ लिख लीजिए, कोई फायदा नहीं है। तो मैं फदील साहब का भी बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। मैं सबसे पहले फदील साहब से ही चाहूंगा कि वो, क्योंकि देखिए फदील साहब, हमास ने साफ साफ मना कर दिया। हमास ने कह दिया कि हम इस तरह तो नहीं करेंगे कि आप जो है अपनी मर्जी से आप ये चाहें कि जो हम चाहते हैं उस हिसाब से जंगबंदी हो, ये नहीं होगा। गजा युद्ध के जल्द खत्म होने की उम्मीद अब कम ही नजर आ रही है। हमास ने सीज फायर के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है, जिसमें गाजा के सभी हथियार बंद गुटों से कहा गया था कि वे सरेंडर कर दें। हमास ने यह भी आरोप लगाया कि इजराइल के पीएम नेतन्याहू शांति प्रयासों और 18 महीने से चले आ रहे युद्ध को खत्म करने में बाधा डाल रहे, रुकावट डाल रहे। हमास के अधिकारी सामी अबू जोहरी ने सोमवार को कहा कि उनका समूह लोगों की पीड़ा को कम करने के लिए सभी प्रस्तावों पर बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन इजराइल ने जो ताजा प्रस्ताव दिया है और फिलिस्तीनी लोगों से उसे मानने के लिए कहा है, वो सरेंडर करने के लिए है, और ऐसा हम हरगिज नहीं करेंगे। तो ये जो बात मैं यहीं से गुफ्तगू आगाज करूंगा, बाद में मैं और चीजें जो है वो उसको लूंगा। लेकिन फदील साहब, आप भी अपने तौर पे आप अपडेट करेंगे। मैंने शुरू में ही आपको कोट कर दिया था, लेकिन मैं सुनना चाहूंगा, और उसके बाद शाहिद अली साहब पर। मुमताज भाई, सबसे बड़ी अपडेट ये है कि इस पूरे हफ्ते की अपडेट मान लीजिए, अरब ने जो 1973 में अमेरिका के साथ डॉलर के लिए जो समझौता किया था, उस समझौते को इस साल रिन्यूअल नहीं किया। ये सबसे बड़ी अपडेट कि वो डॉलर में जो अमेरिका ने कहा था कि तुम डॉलर में ही तेल बेचो, उस एग्रीमेंट को इस बार रिन्यू नहीं किया। देखिए, ये लड़ाइयां कई तरह से लड़ी जाती। इसका मतलब कि ब्रिक्स करेंसी की जो बात हो रही थी, उसका भी अमेरिका पे दबाव पड़ गया। जब उसका इतना अच्छा दोस्त अरब अब कह रहा है कि हम डॉलर में तेल बेचने के लिए कोई मजबूर नहीं है, हम किसी भी करेंसी में या सोने के रूप में हम तेल बेच सकते हैं, और ब्रिक्स करेंसी पे बात हो रही है। भले ही अरब ने ब्रिक्स का नाम नहीं लिया, लेकिन ये कहा कि हम डॉलर के लिए मजबूर नहीं है कि हम डॉलर में ही तेल बेचेंगे, हम दूसरी करेंसी में भी तेल बेच सकते हैं और सोना के बदले भी तेल बेच सकते हैं। ये बहुत बड़ी अपडेट है, जहां लोग कह रहे थे कि अरब जो है बिल्कुल पिछलग्गू बना हुआ है अमेरिका का। ऐसे वक्त में इतना बड़ा फैसला लेना बहुत बड़ी बात है कि जहां जंग के मुहाने पर खड़ा है पूरा मिडिल ईस्ट। सिर्फ ये जब आग लगेगी तो सिर्फ एक घर नहीं जलेगा, इसके जद में कई घर आएंगे, और आग इतनी भयंकर होगी कि वो अमेरिका भी बुझा नहीं पाएगा उसको, क्योंकि ये आग अमेरिका की भी तय करेगा कि अमेरिका का आगे क्या होगा। ये लड़ाई इसलिए ट्रंप आज ईरान ने कह दिया कि धमकी नहीं चलेगी। एक तरफ तो आप बातचीत कर रहे हो, दूसरी तरफ कहते हो कि हम गोली मार देंगे, हम बम मार देंगे, हम ये कर देंगे। पहले आप ये सब चीजें बंद करो अपनी, तब हम बात करेंगे। अब अगले शनिचर को इटली में बात होना है। इसके पहले आज खामेनी साहब ने भी कह दिया कि एक तरफ तो आप बात कर रहे हो, दूसरी तरफ धमकी दे रहे हो, दबाव बना रहे हो। ये दोनों चीज एक साथ नहीं चलेगी। या तो फिर हम बात खत्म करते हैं। उस पर अमेरिका का रद्दोमल आया कि भाई नहीं, ठीक है, हम अब कोई इस तरह की बात नहीं कहेंगे। ये तो बड़ी बचकानी बात होती है, नहीं दोगे तो मार देंगे,
नहीं करोगे तो मार देंगे। ये तो हमारे यहाँ आपके इलाहाबाद प्रयाग में एक दलित लड़का बोझा नहीं उठाया गेहूं का, तो उसको बोझा में डाल के फूंक दिया। ये जो गांव में हो रहा है वो अमेरिका करना चाह रहा है ये काम। नहीं मानोगे तो हम तुमको ये कर देंगे, हम तुमको वो कर देंगे। दूसरी बात, अमेरिका एक नया गेम खेल रहा है कि ईरान जो है कट्टरपंथी है, इसलिए हम उसको वेपन्स नहीं दे सकते, रखने नहीं दे सकते, परमाणु बम उसको नहीं बनाने देंगे। अब कट्टर के क्या पहचान क्या है भाई कट्टर की? जो दुनिया में कोट पैंट टाई पहनता है वो लिबरल है, और जो अपना ड्रेस पहनता है वो कट्टर है। यानी कोई भारत का आदमी धोती पहने तो वो कट्टर हो गया, कोई अपना साफा बांध ले तो वो कट्टर हो गया, और कोट पैंट टाई पहन करके पूरी दुनिया में आग लगावे तो वो लिबरल हो गया। ये लोग तो कोट पैंट टाई पहन के ना रूल किए पूरी दुनिया पर, इनको कट्टर नहीं कह सकते आप। जो मतलब थोड़ी सी बात के लिए बिना वजह फिलिस्तीन के 52,000 लोगों का खून बहा दिया, उसको कट्टर नहीं कहेंगे। कट्टर किसको कहेंगे? जो साफा बांध लिया, जो गाउन पहन लिया, जो मौलाना जैसा दिखता है, उसको लोग कट्टर कहते हैं। और जो गोली चला रहा है, जो बम चला रहा है, जो इंसानियत का खून कर रहा है, जो अस्पतालों पर बम चला रहा है, जो महिलाओं को मार रहा है, जो बच्चों को मार रहा है, वो कट्टर नहीं है। अमेरिका ने हूती पर मारा बम, अभी इस हफ्ते में 300 लोग मरे हैं, उसमें ज्यादातर बच्चे और महिलाएं, बुजुर्ग हैं। तो वो ट्रंप कट्टर नहीं है, और ईरान को कट्टर कह रहे हैं कि साहब यही बात तो सद्दाम हुसैन साहब के सामने हुआ था कि सद्दाम हुसैन जो है वो कट्टर हैं, और उनको हम वो कहां इतना दिन अमेरिका हो गया, कहां खोज पाया एक भी बम निकाला वहां से। और अब तो साफ हो गया है, अमेरिका कह रहा है कि ईरान अपना एटॉमिक तैयार कर चुका है, वो रूस के हवाले कर दे। अमेरिका रूस के हवाले कर दे, और नेतन्याहू किसके हवाले करेगा भाई? नेतन्याहू रखेंगे, इजराइल रखेगा, लेकिन ईरान नहीं रखेगा। ये कौन सा इंसाफ है भाई? ये कौन सा समझौता है? आपके जहाज से कोई डर रहा है? आपके बम से कोई डर रहा है? इतने 100 जहाज लेके गया था इजराइल ईरान के ऊपर, क्या हुआ उसका? क्या ट्रंप को इस बात से सबक नहीं सीखना चाहिए? बिल्कुल। और अरब 2 मिसाइल, बस 2 मिनट में, और 20 सेकंड में खत्म कर रहे हैं, 2 मिसाइल जद्दा में गिरा दिया। लोगों ने कहा कि भाई क्या अरब पे हमला करेगा हूती? भाई अमेरिका से लड़ना है तो अमेरिका जाके क्यों लड़ना? मुमताज भाई गौर कीजिएगा मेरी बात पर। अगर अमेरिका से लड़ना है तो अमेरिका जाके क्यों लड़ना? अमेरिका को अरब में बुला के लड़ा जाएगा, आएगा ना अमेरिका। अरब को जब मारेगा हूती तो अमेरिका आएगा ना उसके बचाव में। तो अरब से लड़ने के लिए हम, अमेरिका से लड़ने के लिए हमको अमेरिका क्यों जाना? यही अरब में बुला के लड़ेंगे। उसके 20 बेस है ना यहाँ पे, अरब के अंदर 20 बेस है ना, अलग अलग, जॉर्डन, मिस्र, सब जगह इजिप्ट मिला के 20 ठिकाने हैं ना उसके। तो अगर अमेरिका से लड़ना है ईरान को, तो वो ईरान जाके क्यों लड़ेगा भाई? अमेरिका को यहीं बुला के लड़ लेंगे। और बिल्कुल, ये स्ट्रेटजी जब समझ में आ गई अमेरिका को कि भाई वो तो ईरान हमको यहीं बुला के मार रहा है, अरब में मारेंगे बुला करके उसको, जॉर्डन में मारेंगे बुला करके उसको, सीरिया में मारेंगे, मिस्र में मारेंगे। अमेरिका को मारने के लिए ईरान को अमेरिका जाने की जरूरत नहीं, यहाँ बुला के मारने की जरूरत। बिल्कुल। मैं फिर आऊंगा, चूंकि शाहिद भाई को अभी नमाज के लिए भी जाना है, वो हमसे बता चुके हैं, और उसके बाद मैं चाहूंगा कि नमाज अगर पढ़ लेंगे तो अगर वो जुड़ सकते हैं जुड़ जाएंगे। शाहिद भाई, मैं फजील साहब को, आप सुन रहे थे, और एक बड़ी खबर नूर सर ने दी है, और ये खबर मुसलसल आ रही कि इजराइल में चारों तरफ बगावत ही बगावत। 1000 पायलट, 2000 रिटायर्ड IDF, 2500 मोसाद के सीनियर ऑफिसर, 3000 एकेडमिक स्टूडेंट्स और 3000 प्रोफेसर और स्कॉलर ने बगावत कर दी।